गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। एक बार पुनः आप सभी का महाविद्यालय के इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम एक और महत्वपूर्ण भारतीय प्राचीन विचारक शुक्र उसके बारे में चर्चा करेंगे कि शुक्र ने राज्य की उत्पत्ति के बारे में जो सिद्धांत दिया है और राज्य का जो कार्य क्षेत्र के बारे में अपने विचार रखे हैं उन पर हम आज चर्चा करेंगे। इससे पहले थोड़ा सा हम जो शुक्र है उसका जो सामान्य परिचय उसके बारे में चर्चा करते हैं। प्राचीन भारतीय जो राजनीतिक विचारक शुक्र हैं उसने राज्य और शासन पर अपने प्रसिद्ध ग्रंथ शुक्र नीति की रचना की और जिसमें लगभग 2200 श्लोक हैं। कौटिल्य के बाद राज्य और शासन पर विचार करने वालों में शुक्र का जो महत्व है वो काफ़ी अन्य विचारों से बढ़कर है और शुक्र अपने विचारों के बारे में इतना आश्वस्त है कि उन्होंने इस ग्रंथ में लिखा कि जो राजा जो शुक्र नीति का रात दिन चिंतन करेगा वही राजा राजभार को उठाने में समर्थ होगा। डॉक्टर बेनी प्रसाद ने भी ये माना है कि सोमदेव सूर्य के बाद शासन पर लिखे गए हिंदू ग्रंथों में जो शुक्र नीति है उसका सर्वाधिक महत्व है। शुक्र ने अपने ग्रंथ में अपने जो पूर्व विचारक हैं और उनसे स्वतंत्रतापूर्वक व्यापक सामग्री ली है और शुक्र ने हिंदू राजनीतिक विचारों का अंतिम सारांश प्रस्तुत किया है और कुछ अल्प महत्व की नई विशेषताएं भी अपने ग्रंथ में प्रस्तुत की है। जहां कामदक ने अपने ग्रंथ शासन कला में राजाओं की शिक्षा के लिए लिखा, वहीं शुक्र ने घोषित किया कि उसका ग्रंथ राजाओं और दूसरों के हितार्थ लिखा गया है। तो इस प्रकार शासन कला में शुक्र ने अनेक विषयों पर अपनी सामग्री प्रस्तुत की है और इस ग्रंथ के महत्व को इंगित करते हुए प्रोफेसर अल्तेतकर ने लिखा है कि शुक्र नीति भी प्राचीन भारतीय राजतंत्र के अध्ययन के लिए बड़ा महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अन्य ग्रंथों की समान इसमें भी राज्य अथवा शासन तंत्र का सैद्धांतिक विवेचन नहीं किया गया है, परंतु इसमें शासन व्यवस्था का जैसा सांगोपांग विवरण है वैसा कौटिल्य के अर्थशास्त्र के बाद किसी अन्य ग्रंथ में नहीं लिखा गया। न्याय की व्यवस्था का भी इसमें पूरा विवरण है। प्राचीन भारत के राजनीतिक चिंतन में राज्य के जो सप्तांग सिद्धांत को मान्यता प्राप्त रही है, शुक्र नीति में भी सप्तांग सिद्धांत का उल्लेख किया गया है और शुक्र ने भी राज्य के 7 अंग माने हैं: राजा, मंत्री, मित्र, कोष, राष्ट्र, दुर्ग और सेना। शुक्र नीति की विशेष बात यह है कि उन्होंने सावयव सिद्धांत को अपनाते हुए एक स्थान पर राज्य की तुलना मानव शरीर से की है और इन 7 अंगों को राज्य रूपी मानव शरीर के अंग बताए हैं, जिन अंगों में राजा की स्थिति प्रधान है। राज्य की उत्पत्ति के संबंध में शुक्र नीति में कोई विवेचना नहीं की गई है, किंतु ये विचार स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है कि राज्य एक स्वाभाविक और अनिवार्य संस्था है और शुक्र नीति के अनुसार संसार में राज्य के संरक्षण व नेतृत्व के अभाव में प्रजा नष्ट हो जाने की आशंका रहती है। तो इस संसार के उदय का आधार राज्य ही है। इस प्रसंग में राज्य की तुलना चंद्रमा से करते हुए ये विचार व्यक्त किया गया है कि जिस प्रकार चंद्रमा समुद्र की वृद्धि का कारण है, उसी प्रकार राज्य लोगों के उदय का मूल आधार है और प्रजा की रक्षा और उन्नति को राज्य का अस्तित्व का आधार माना गया है। राज्य को प्रजा की भौतिक उन्नति के लिए नहीं वह नैतिक उत्थान के लिए भी शुक्र उत्तरदायी मानते हैं और इस ग्रंथ में यह स्पष्ट किया गया है कि शासकीय शक्तियों के प्रयोग को तभी उचित समझा जाएगा जब शासक
प्रजा के कल्याण के दायित्व के प्रति निरंतर सजग और चेष्टावान रहे। राज्य के कार्यक्षेत्र में शुक्र के अनुसार अत्यंत व्यापक है जो राज्य का कार्यक्षेत्र है, और समस्त प्रजा की रक्षा और उसकी भौतिक उन्नति राज्य का कार्यक्षेत्र नहीं माना शुक्र ने, बल्कि सामाजिक जीवन का उचित निर्वाह और नैतिक कल्याण भी राज्य का दायित्व है। शुक्र नीति में राज्य के प्रमुख 8 कर्तव्यों का या कार्यों का उल्लेख किया गया है। नंबर 1, प्रजा की रक्षा। शुक्र के अनुसार जो राजा है या राज्य है उसका प्रमुख दायित्व प्रजा की रक्षा करना है। राजा से ये अपेक्षा की गई है कि वह धर्मानुसार आचरण करते हुए दंड शक्ति के उचित प्रयोग द्वारा दुष्ट व्यक्ति है उनका दमन करें, और राज्य की जो जनता है उसका इन दुष्टों से संरक्षण प्रदान करे। इस दृष्टि से अपराध और अपराधियों को न पनपना देना राज्य का प्रमुख दायित्व है। राज्य के द्वारा जो यात्री हैं उनकी चोर डकैत से रक्षा की जानी चाहिए, और यदि राजा प्रजा की रक्षा के प्रति उदासीनता बरतता है तो प्रजा में राजा के प्रति विरोध की भावना बढ़ जाती है, और स्वयं राजा का जो अस्तित्व है वो शुक्र का मानना कि संकट में पड़ सकता है। इसलिए प्रजा रक्षण के कार्य को राजा को प्राथमिकता देनी चाहिए। तो पहला जो कार्य है वो प्रजा की रक्षा। दूसरा जो कार्य है वो है लोक कल्याण के कार्य। राज्य के सीमित कार्य क्षेत्र की धारणा को अस्वीकार करते हुए शुक्र ने राज्य के कल्याणकारी स्वरूप का प्रतिपादन किया है। शुक्र ने राजा को परामर्श दिया है कि वो प्रजा के प्रति क्रूरता के व्यवहार को न अपनाएं। जो दीन असहाय गरीब जनता है उसका पालन पोषण की व्यवस्था करें और उन्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं पहुंचाएं। अपनी प्रजा के लिए उनकी सुखों की चिंता करना राजा का कर्तव्य है, क्योंकि अगर राज्य की प्रजा दुखी है तो वो राज्य शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। शुक्र ने राज्य की कल्याणकारी गतिविधियों का अपने ग्रंथ में विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया है। उसने राजा से अपेक्षा की है कि वह जनता के लिए कल्याणकारी कार्यों के तहत जलाशयों के निर्माण करें, धर्मशालाओं का निर्माण करें, कुओं का व्यवस्था करें, और मंदिर, उद्यान, राजकीय कर्मचारियों के लिए आवास गृह और बाजार व्यवस्था की रक्षा की व्यवस्था करना भी राजा का प्रमुख दायित्व है। पर्यावरण की रक्षा को भी शुक्र नीति में राजा के लिए महत्वपूर्ण माना है कि राजा से अपेक्षा की गई है वो कि गांव और शहरों में वृक्ष लगवाएं और उनकी उचित देखभाल की व्यवस्था करवाएं, सड़कों की व्यवस्था करवाएं, पुलों की व्यवस्था करवाएं। तो इस प्रकार शुक्र नीति सार में शुक्र राजा के लिए अपनी प्रजा के लिए अनेक लोक कल्याणकारी कार्यों की बात करता है। तीसरा जो महत्वपूर्ण कार्य है वो है आर्थिक गतिविधियों का नियमन और प्रबंधन। शुक्र आर्थिक गतिविधियों के नियमन और प्रबंध को भी राज्य का आवश्यक दायित्व मानता है। शुक्र ने कहा कि पशुओं के व्यापार, खनिजों के व्यापार और व्यवसायों का विनियमन राज्य द्वारा किया जाना चाहिए, और जो व्यावसायिक गतिविधि हैं उनके लिए राज्य से जो अनुज्ञा है लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक होना चाहिए, और राज्य से अनुज्ञा प्राप्त किए बिना जो जुआ, शिकार करने और शस्त्र धारण करने का भी निषेध किया गया है। शुक्र नीति में इस बात का प्रतिपादन किया गया है कि उपभोक्ताओं की रक्षा के लिए राज्य द्वारा जो व्यापार है उसमें हस्तक्षेप किया जाना चाहिए। राजा के द्वारा ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कम तोलने वाले जो व्यापारी हैं, वस्तुओं में मिलावट करने वाले जो व्यापारी हैं, उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए
ताकि जो आम जनता है उनके हितों पर किसी प्रकार का आघात न पहुँचे। और जो शराब है उस पर भी नियंत्रित करने की आवश्यकता पर बल दिया गया है और राजा को इस बात का परामर्श दिया गया है कि जो मदपान या मदिरागृह हैं वो आवासीय बस्तियों से दूर हो। तो इस प्रकार आर्थिक गतिविधियों के नियमन और प्रबंधन का भी दायित्व शुक्र राजा पर डालता है। चौथा जो महत्वपूर्ण कार्य है वो है प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन। शुक्र इस बात से भली भांति परिचित था कि जो संतुष्ट कर्मचारी हैं वह अच्छा प्रशासन दे सकते हैं और उन्हें इस बात का अनुभव था कि कर्मचारियों का वेतन, पदोन्नति, अवकाश और पेंशन के संबंध में राजा को ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कर्मचारियों के लिए लाभप्रद नीति बनाए। इसके साथ ही शुक्र ने इस बात पर बल दिया कि जो शासकीय अधिकारी और कर्मचारी हैं वो अपने कर्तव्यों का भली भांति पालन करें और जनता को कष्ट न पहुंचाएं। राजा को इस बात का पूर्ण ध्यान रखना चाहिए कि जो प्रशासनिक तंत्र है वो कहीं राज्य में भ्रष्टाचार तो नहीं फैला रहा है, कि जनता के साथ दुर्व्यवहार तो नहीं कर रहा है। इसलिए राजा को प्रशासनिक तंत्र पर पूर्ण नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि जो अगर राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था सुदृढ़ नहीं होगी तो राज्य का प्रशासन ठीक ढंग से नहीं चल पाएगा। इसलिए प्रशासनिक व्यवस्था के सुसंचालन के लिए, सुव्यवस्थित संचालन के लिए राजा को आवश्यक कदम उठाने चाहिए। अगला जो महत्वपूर्ण कार्य है वो है न्याय की व्यवस्था। शुक्र के अनुसार न्याय प्रदान करना राज्य का आवश्यक कार्य है और एक न्यायशील राजा ही अपनी प्रजा के लिए धर्मार्थ और काम के जो त्रिवर्ग है उसकी सिद्धि में सहायक हो सकता है। अतः शासक को न्याय के लिए उचित प्रबंध करने चाहिए। न्याय व्यवस्था को इस प्रकार सुसंगठित किया जाना चाहिए कि किसी के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव न हो और प्रजा को निष्पक्ष न्याय प्राप्त हो सके। न्याय व्यवस्था के संबंध में शुक्र का मानना है कि जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं उनको दंडित करना राजा का पवित्र कर्तव्य है और साथ ही शुक्र राजा को ये चेतावनी देता है कि न्याय व्यवस्था के संबंध में किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, न्याय निष्पक्ष होना चाहिए। अगर न्याय व्यवस्था में भेदभाव होगा तो इस प्रकार का जो राज्य है वो शीघ्र ही विनाश की ओर चला जाएगा। तो न्याय के संबंध में शुक्र राजा को सलाह देता है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति में निष्पक्ष प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए और साथ ही जो योग्य व्यक्ति हैं उनको इस प्रकार के पदों पर नियुक्ति दी जानी चाहिए। शिक्षा के संबंध में भी शुक्र ने अपने विचार रखे हैं और उसने राजा को ये सलाह दी है कि शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए राज्य को उचित व्यवस्था करनी चाहिए ताकि जो प्रतिभावान विद्यार्थी हैं उनको आगे बढ़ने का मौका मिल सके और प्रतिभावान विद्यार्थियों को राज्य है वो छात्रवृत्ति दे। जो योग्य व्यक्ति हैं उनको उनकी योग्यता अनुसार जो राजकीय पद हैं उन पर नियुक्तियाँ दी जानी चाहिए। राज्य का ये दायित्व है कि जो वेद, स्मृति और पुराणों के विद्वान हैं, जो चिकित्सक हैं, जो बुद्धिमान हैं, गुणवान व्यक्ति हैं, उनको भरण पोषण की व्यवस्था या उनकी मासिक या वार्षिक जो राजकीय सहायता है उसको राज्य द्वारा दी जानी चाहिए ताकि इस प्रकार के लोग अपनी आय से निश्चित होकर राज्य के लिए उचित प्रकार के कार्य कर सकें। तो राज्य की शिक्षा के संबंध में भी शुक्र राजा को ये सलाह देता है कि राजा को जगह जगह विद्यालय खोलने चाहिए और जो योग्य प्रतिभावान विद्यार्थी हैं उनको छात्रवृत्ति देकर उनको सम्मान दिया जाना चाहिए। राज्य के जो सामाजिक दायित्व हैं मनु की भांति शुक्र का भी मानना है कि सामाजिक व्यवस्था का निर्वहन भी राज्य को किया जाना चाहिए और सामाजिक जीवन में धर्म और नैतिकता के मूल्यों
की स्थापना करना राज्य का दायित्व है, ताकि समाज के विभिन्न वर्ण हैं, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, वो निष्ठापूर्वक अपने दायित्वों का निर्वहन कर सकें और समाज में जो वर्ण व्यवस्था है, इन सभी वर्णों के बीच में सद्भावनापूर्ण संबंध बने रहें। परराष्ट्र संबंधों का संचालन भी राज्य का अनिवार्य कार्य है और परराष्ट्र संबंधों के संचालन में शुक्र का मानना है कि राष्ट्रीय हित को सर्वोच्च महत्व दिया जाना चाहिए। परराष्ट्र संबंधों का कुशलतापूर्वक संचालन करके अनावश्यक युद्ध और जो टकराव हैं उनसे राजा को बचना चाहिए। और शुक्र ने राजा को ये सलाह दी है कि राज्य की सुरक्षा और प्रजा के कल्याण हेतु अगर युद्ध करना आवश्यक हो तो फिर राजा को युद्ध किया जाना चाहिए, युद्ध करना चाहिए। साथ ही राजा को ये ध्यान रखना चाहिए कि अपनी प्रजा की न्यूनतम हानि हो तो इस प्रकार की युद्ध में कूटनीति अपनाई जानी चाहिए। राज्य के कार्य क्षेत्र की उपयुक्त जो विवेचना है, इसके साथ ही शुक्र ने इस बात पर बल दिया कि राज्य के द्वारा इन सभी दायित्वों को पूरा करने के लिए जो आवश्यक साधन है वो प्राप्त किए जाने चाहिए, तो अपने सामर्थ्य में राजा को निरंतर वृद्धि की जानी चाहिए। तो शुक्र नीति में प्रतिपादित राज्य के कार्य क्षेत्र की विस्तृत विवेचना से ये स्पष्ट होता है कि शुक्र राज्य के लिए व्यापक कार्य क्षेत्र की धारणा में विश्वास करते हैं और शुक्र नीति में राज्य से अपेक्षा की गई है कि वह प्रजा के कल्याण हेतु सभी संभव प्रयास करें, चाहे पर्यावरण की रक्षा हो या उपभोक्ताओं की रक्षा हो, इनको भी राज्य के कार्य क्षेत्र में सम्मिलित किया गया। तो इस बात से शुक्र के इस दृष्टिकोण से हम कह सकते हैं कि प्रगतिशीलता की जो बात स्पष्ट होती है। और इस बात पर भी शुक्र ने बल दिया कि राज्य को मद्यपान को सीमित और नियंत्रित करना चाहिए। तो इस प्रकार शुक्र राज्य को नैतिकता के मार्ग में आने वाली बाधाओं को भी बाधित करने का भार राज्य को सौंपता है और शुक्र ने राज्य के शैक्षणिक दायित्व भी निर्धारित किए हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शुक्र का राज्य एक ऐसा लोक कल्याणकारी राज्य है जिसका उद्देश्य व्यक्ति का चहुमुखी विकास करना, ताकि व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास राज्य में रहकर कर सके। तो आज के लिए विद्यार्थियों इतना ही। आज हमने शुक्र नीति सार, जो शुक्र का महत्वपूर्ण ग्रंथ है, उसके अनुसार जो राज्य के कार्य क्षेत्र हैं उन पर चर्चा की कि एक राज्य को किस प्रकार कौन कौन से कार्य शुक्र नीति के अनुसार करने चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।